सो am I live now? कमेंट से बता दीजिए कि हम लोग लाइव हो चुके हैं। ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे आईसीजी का एग्जाम हो, या फिर एग्जाम हो नेवी का, आपको पता है कि लिमिट एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी डिफेंस एग्जाम। ऑल यू नो, ये बात सभी को पता है कि लिमिट जो है एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि सभी डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको लिमिट को उस स्तर से पढ़ाने वाला हूं, बेसिक से, कि अगर इसका कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित तौर पर सही ढंग से कर लेंगे। हालांकि इसमें मैं समझता हूं कि लगभग 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि अच्छा एक टॉपिक है, और वो टॉपिक जो आपको पेड में मिलता है ना, 3 से 4 क्लास लगेंगी। जैसा आपको पेड में मिलता है उससे अच्छा मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देने वाला हूँ सेक्शन वाइज में। मतलब आज लेक्चर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3। और अगर आप विश्वास करिए कि अगर आपने लिमिट को पूरा अच्छे ढंग से, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया, तो विश्वास करिए कि आप अभी देखेंगे कि जब आपका एग्जाम होने वाला है अपकमिंग 13 को, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी लोग तैयार हैं, तो हम लोग लिमिट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात यह आती है कि लिमिट होती क्या है और लिमिट चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल बेस से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि लिमिट क्या होती है, लिमिट एक चीज ऐसी चीज होती है या एक ऐसा टॉपिक होता है जब हम किसी फंक्शन के लिए, बहुत ध्यान से समझना, जब किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर निकाली नहीं जा सकती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। किसी फंक्शन की वैल्यू जब किसी एक पॉइंट पर निकाली नहीं जा सकती है, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको फिर हम लोग लिमिट से निकालते हैं। जब किसी फंक्शन की रियल वैल्यू नहीं निकाली जा रही है तो उसकी हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। तो सर इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, सभी जेंटलमैन्स को मैं बोलना चाहूंगा, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। इसका पहला कॉन्सेप्ट यह है कि नेबरहुड ऑफ लिमिट्स। क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये मैं आपको दोनों ही तरीकों से समझाऊंगा, नंबर लाइन से भी समझाऊंगा और ग्राफिकल फॉर्म में भी समझाऊंगा, ताकि आपके मन में इसके प्रति कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? इसका नेबरहुड, यानी कि इसके पड़ोसियों की जो कहानी है वो आपको समझना है। ठीक है, नेबरहुड ऑफ, नेबर स्पेलिंग देख लेना सही लिखी है क्या, नहीं लिखी है। नेबरहुड ऑफ लिमिट। ये लिमिट का नेबरहुड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक, पहले मैं आपको सबसे पहले इसको नंबर लाइन से बताता हूं कि ये नंबर लाइन से क्या इसका मतलब है और कैसे हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में जो मिडिल पॉइंट है ये है अपना 0। इधर आपके पास प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर आपके पास माइनस इनफाइनाइट होगा। यानी कि मैक्सिमम लिमिट के लिए हम लोग प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं और मिनिमम लिमिट के लिए हम लोग कहां तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक के लिए। अब इसके नेबरहुड की कहानी क्या है भाई? नेबरहुड की कहानी ये है कि मान लीजिए किसी फंक्शन का वैल्यू यहां पर किसी एक पॉइंट पर निकालना असंभव दिख रहा है, तो हम लोग उसके नेबर की बात करते हैं। नेबर की बात करने का मतलब 0 के ठीक बगल वाला एक पॉइंट, 0 के ठीक बगल वाला। इसके 2 पड़ोसी होंगे ना, सभी के होते हैं। जैसे आपके भी होंगे 2 पड़ोसी होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब ये कोई मत कहना कि सर मेरा घर तो कॉर्नर का है तो भी आपके 2 पड़ोसी होंगे, एक कॉर्नर के इस तरफ, एक कॉर्नर के उस तरफ। तो एक ये पड़ोसी होगा और एक ये पड़ोसी होगा। ये जो 0 है ये किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मान लीजिए इसके यहाँ किसी घर में लड़की की शादी है और लड़की के विषय में कोई पता करना चाह रहा है। अब ऐसे समझिएगा, लड़की के विषय में, इस 0 के घर की लड़की के विषय में कोई पता करना चाह रहा है, नहीं पता कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पड़ोसियों के पास में जाते हैं और पड़ोसियों से पूछते हैं, भाई साहब ये बताओ कि क्या कहानी है। तो नेबरहुड की कहानी यह है कि जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पड़ोसियों की तरफ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही हम पड़ोसी के पास गए, ये जो प्लस वाला साइन था ना, इस मतलब इस वाले पड़ोसी के पास जाते हैं जो एक्स अक्ष की धन दिशा पर रहता है या नंबर लाइन के धनात्मक दिशा में रहता है। तो हम इसके पास गए, हमने कहा भाई साहब क्या सीन चल रहा है। अच्छा, इस पड़ोसी को बुलाया किस नाम से जाएगा? बोलोगे सर इस पड़ोसी को तो हम लोग 0 के प्लस साइड वाला पड़ोसी कहेंगे। मतलब यहां पर जो नंबर होगा ना वो 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा।
बहुत थोड़ा सा। कहने का मतलब जैसे ये हो गया कि 0.000000000095, तो ये लगभग जीरो है। तो इस पड़ोसी का नाम क्या होगा, जिससे हम लोग ये जानकारी लेंगे कि इस पड़ोसी का नाम होगा 0+। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो तो ये है जो कि बात ही नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये एग्जैक्ट जीरो है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अच्छा, इस पड़ोसी की तरफ आए, हमने कहा भाई साहब इस पड़ोसी का नाम क्या है जो माइनस दिशा की तरफ है, तो बोलोगे सर ये जो पड़ोसी है ये जीरो से बहुत थोड़ा सा छोटा होगा, बहुत छोटा, जीरो से बहुत थोड़ा सा छोटा होगा। अब अगर ये जीरो से बहुत थोड़ा छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे कि ये हो सकता है 0.999999999 जीरो से बहुत थोड़ा छोटा है। और इस पड़ोसी का नाम क्या हो जाएगा, 0-। तो जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर नहीं निकालते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उनके पड़ोसियों की। एक पड़ोसी 0+ होता है और एक पड़ोसी 0- होता है। सिर्फ इतनी सी इसकी पड़ोसियों की कहानी है। यानी अगर किसी चीज पर हम अपनी वैल्यू को सेटिस्फाई या नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, उसके पड़ोसियों का सहारा लेते हैं। और इसी पड़ोसियों से सहारा लेने को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं लिमिटिंग करना। लिमिट नहीं कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग लिमिटिंग कर रहे हैं। लिमिटिंग कर रहे हैं, लिमिटिंग करने का मतलब हम लोग आसपास की रेंज से वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धनात्मक दिशा में भी होने वाले पड़ोसी से कर सकते हैं, वो ऋणात्मक दिशा से भी होने वाले पड़ोसी से कर सकते हैं। क्या यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर अगर हम पड़ोसियों की कहानी को जानेंगे तो इस प्रकार की कुछ कहानी होगी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ कहीं पर हमारे पास एक ऐसा पड़ोसी है जो कि 0 है। अब इस तरफ जो इसकी दिशा होगी वो प्लस इनफाइनाइट की होगी, इस तरफ इसकी दिशा जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ होगी। होगी या नहीं होगी? अच्छा, इसकी धनात्मक दिशा पर एक पड़ोसी बैठा है जिसका नाम है, मान लीजिए आप 7, और इसकी ऋणात्मक दिशा पर एक पड़ोसी बैठा है जिसका नाम है -7। ठीक, अब इस 7 पड़ोसी के आसपास की हमें इस 7 पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फंक्शन क्या कह रहा है, वैल्यू क्या कह रही है कि हम नहीं निकलेंगे। क्या कह रही है, हम नहीं निकलेंगे। तो हम इसके पड़ोसियों के पास जाते हैं, एक पड़ोसी के पास जाते हैं इधर वाले पर, इस तरफ वाले पड़ोसी पर, और एक पड़ोसी के पास आएंगे तो इसका इधर वाला पड़ोसी होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ ना। यानी ये पड़ोसी 7 से कुछ छोटा होगा और ये वाला पड़ोसी 7 से कुछ बड़ा होगा। करेक्ट है? हाँ या ना। तो इस वाले पड़ोसी को हम लोग क्या बोलेंगे और इस वाले पड़ोसी को क्या बोलेंगे? अब कि ये दोनों धनात्मक दिशा में। सेम कंडीशन में अगर मैं -7 के पड़ोसियों पर जाता हूं दोनों तरफ में, तो -7 के इस वाले पड़ोसी को क्या कहा जाएगा और -7 के इस वाले पड़ोसी को क्या कहेंगे? भाई सिंपल सी बात है। तो आप बोलोगे सर अगर हम धनात्मक दिशा में है तो इसके पड़ोसी को हम लोग बोलेंगे +7 तो है ही है, +7 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। यानी इस 7 के दाहिनी तरफ वाले पड़ोसी का नाम क्या है? +7+। का मतलब 7 से थोड़ी सी बड़ी। यानी हम लोग 7 की तरफ अप्रोच करने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। बात ध्यान से समझना। ठीक, इस वाले पड़ोसी को भाई साहब क्या बोलेंगे? इस वाले पड़ोसी को भी बोलेंगे +7, लेकिन ये 7 से छोटा होने के कारण इसे क्या बोल देंगे? +7 ऊपर माइनस, मतलब ये 7 से कम होगा। ठीक है। अच्छा, सेम कंडीशन यहां होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? -7+, क्योंकि 7 से बड़ा होगा। और इसको क्या बोलेंगे? -7-, क्योंकि ये 7 से क्या होगा? छोटा होगा। अब आपको यह समझ में आया होगा कि लिमिटिंग करने में, यानी कि लिमिट करने में हमें क्या जरूरत पड़ती है। तो बोले सर हमें पड़ोसियों की जरूरत पड़ती है, और सबसे नियर बाई पड़ोसियों की ही जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो उसके इस पड़ोसी को हम लोग ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। जितने नियर बाई पड़ोसी का मान लेंगे लिमिट निकालने के लिए उतना अच्छा होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब अगर इसी को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो देखिए जरा, अगर हम इसको ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन होने का मतलब क्या है? हमारे पास एक्सेस है। क्या है? अक्ष, जिसमें से ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये तो सभी को पता है। इस पर हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक,
और ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को हमने बोल लिया कि ये फंक्शन जो है हमारे पास fx है। ये कौन सा फंक्शन है? fx। अब इस फंक्शन पर हमें क्या करना है, x की धनात्मक दिशा पर कोई दूरी है, यहां पर एक पॉइंट है a, x बराबर a पॉइंट है। यहां से क्या है कि इस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। बहुत ध्यान से समझना। अब अगर इस पॉइंट से हमें लिमिट निकालनी है तो इसकी हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या बनेगी? बोले हाइट तो सर y एक्सेस वाली ही बनेगी। मतलब अगर मैं इस फंक्शन का यहाँ जो पॉइंट बनेगा, सबसे पहले अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट होगा a, ये तो y एक्सेस पे है ना, तो ये a, y होगा। क्या हो जाएगा? a, y। बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना भाई, दिक्कत तो कोई होने नहीं वाली है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें x के इस पड़ोसी का मान निकालना है, मान लीजिए x का ये है, x बराबर a है, तो इसका ये पड़ोसी एक यहाँ हो जाएगा, एक पड़ोसी यहाँ हो जाएगा। अच्छा, ये जो पड़ोसी होगा इसका नाम क्या होगा भाई? a में अगर हम कुछ भी जोड़ देते हैं, छोटी से छोटी संख्या कुछ भी जोड़ देते हैं, कुछ भी, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, a में अगर हमने कुछ भी जोड़ दिया तो हम किसकी तरफ पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे इसकी धनात्मक दिशा में, इस वाले पड़ोसी की तरफ। मान लीजिए अगर इस पड़ोसी को बात करते हैं तो ये पड़ोसी जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? a+ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे a+ बोलने का कारण यह है कि अगर हमने इसमें बहुत छोटे से छोटा नंबर जोड़ दिया, 0 0 0 0 0 0 1 भी अगर जोड़ दिया तो ये a से तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? a+ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a+। ठीक, इस a वाले पॉइंट से इस पड़ोसी के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया कि अगर ये h हो तो इसको हम लोग a+h भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a+h भी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके अगर हम इस पड़ोसी की बात करते हैं तो a में अगर हमने कुछ भी घटाया, मतलब छोटे से छोटा नंबर, मान लीजिए 0.0001 घटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा? a का बायां पड़ोसी हो जाएगा, इसको हम लोग a- कहते हैं, और इसको हम लोग लिखते किससे हैं? a-h से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? a-h से। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये बात समझ में आई है। और इस बात को आप पहले जरा थोड़ा सा नोट करिएगा, मैं किनारे से हट जाता हूं ताकि आप इस बात को थोड़ा सा क्या कर लें? नोट कर लें। ठीक है, तो अब हम क्या समझ पाए यहां से? हम ये समझ पाए कि अगर मैं बात करता हूं कि a का जो दाहिनी तरफ का पड़ोसी है, अगर मैं उसके लिए पूछूं कि राइट नेबरहुड ऑफ a जो होगा वो क्या होगा? राइट नेबरहुड ऑफ ए का जो दायां पड़ोसी होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो आप बोलोगे सर ए का जो दायां पड़ोसी होगा उसे हम a+ भी कह सकते हैं, या इसी को हम a+h भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए क्या होगा? लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए क्या होगा? ए का बायां पड़ोसी क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये a- होगा, और इसको हम लोग a- भी कह सकते हैं, a-h भी कह सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? एनी डाउट नहीं है ना? तो और यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जो h है ना वो हमेशा किसकी तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा? बोले सर वो हमेशा h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा। भाई इधर से इधर आना है, यानी कि ये वैल्यू जो बिल्कुल 0 के बराबर है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के बराबर है, यहाँ से इधर की ओर आ रहा है, और यहाँ से भी तो हम इधर की ओर जा रहे हैं, उसी एक पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके दोनों पड़ोसी हैं। तो h किसकी तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा? जो वो फंक्शन का जिस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी थी? लिमिट। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि लिमिट क्या होती है। तो किसी फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए उसके पड़ोसियों के सोर्स का सहारा लेना ही लिमिट कहलाता है। रेंज निकालना क्या कहलाता है? लिमिट। एक सीधे से पॉइंट में कहें तो किसी एक फंक्शन की किसी एक बिंदु पर रेंज जो निकाली जाती है उसी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट। अब देखिए, पूरे लिमिट में अगर आप 3 प्रश्नों के जवाब को सही ढंग से पा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 3 प्रश्नों के जवाब, 1, 2 और 3, अगर 3 प्रश्नों के जवाब को सही ढंग से पा लेते हैं तो समझिए लिमिट पूरा चैप्टर जो है आपके बस में है, फिर ये बाहर नहीं जाएगा। और बहुत प्यार से आपको सीखना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि वो 3 क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो कौन कौन से है? तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट। ये आपको पता ही चल गया है कि लिमिट क्या होती है। व्हाट इज द लिमिट, लिमिट क्या होती है ये आपको पता चल गया है। ये एक पहला क्वेश्चन था।
दूसरा है वाई डू वी इवेल्युएट लिमिट, वाई डू वी इवेल्युएट लिमिट, हम लिमिट निकालते क्यों हैं। एक ये क्वेश्चन है कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं, इसके लिए भी कारण है ना कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं। हम देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, हाउ डू वी इवेल्युएट लिमिट, हम लिमिट निकालते कैसे हैं। ये 3 प्रश्नों के अगर आपको उत्तर मिल गए तो आप समझिए कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर से पूरा का पूरा जो लिमिट चैप्टर है, जिससे आपके पास क्वेश्चन मिलना 100% कन्फर्म है, ये आपका पूरा चैप्टर निश्चित तौर पर आपके आसान में बड़ी आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि लिमिट क्या होती है, किसी फंक्शन के आसपास के पड़ोसियों की सहायता से उस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना, यानी उस फंक्शन की रेंज को कैलकुलेट करना इज नोन एज लिमिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लिमिट निकालते क्यों हैं। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं, तो जब आइए बात करते हैं कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं। अब हम लिमिट क्यों निकालते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन फंक्शन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि लिमिट निकाली क्यों जाती है, उसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि हमारे पास मान लीजिए fx बराबर कुछ लिखा हो, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, मान लीजिए कि x अपॉन एक्स, क्या लिख दिया, x अपॉन एक्स। दूसरा फंक्शन मैंने लिख लिया, मान लीजिए 2x अपॉन एक्स। तीसरा फंक्शन मैंने लिख दिया 3x अपॉन एक्स। चौथा फंक्शन मैंने लिख दिया माइनस का 4x अपॉन एक्स, ये लिख दिया। अब मैंने कहा कि भाई इस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन को हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। और इस फंक्शन के आंसर को बताने के लिए, इस फंक्शन की वैल्यू को बताने के लिए हमारे पास 2 लोग हैं। एक है आदमी सुग्गू, कौन है, सुग्गू, ठीक। और दूसरा व्यक्ति हम मान लेते हैं कि उसका नाम कुछ और होगा, क्या कर लें, पुग्गू कर लेते हैं। सुग्गू पुग्गू 2 लोग हैं। इन 2 लोगों से ये कहा गया, सुग्गू से भी पुग्गू से भी, कि सबसे पहले वाले फंक्शन का लिमिट हमको बताओ, ठीक। अब सबसे पहले वाले फंक्शन का लिमिट बताना है और इसके लिए बोला गया कि ये x जो है ना, ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैं अभी लिखता हूं कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। पहले आप लोग मुझे कमेंट से ये बात बता दीजिए फिर से दोबारा से कि ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया है, ये वाला, ये आपको समझ आ गया है एग्जैक्ट तरीके से। एक बार कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, भले ही आप छोटा सा y और n में लिख दीजिए, यस और नो में लिख दीजिए, चलेगा। लेकिन आप एक बार ये बताइए जरूर कि ये हिस्सा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ओके। तो ठीक है, अब आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ बोला कि हमारे पास जो फंक्शन दिए थे, सारे के सारे फंक्शन के लिए, सारे के सारे फंक्शन के लिए जो लिमिट है वो x टेंस टू 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है, सारे के सारे के लिए, ठीक। सब में लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और इसमें भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ठीक। x टेंस टू 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी को हम लोग x टेंस टू 0 पॉजिटिव कह सकते हैं या x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव कहते हैं, दोनों में से एक ही बात कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब सुग्गू ने क्या किया, सुग्गू ने ये कहा भाई साहब, अरे सर इसमें वैल्यू निकालनी है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सुग्गू का आंसर क्या आया पहले फंक्शन के लिए, बहुत ध्यान से समझना। पहला फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और ये था x अपॉन एक्स, ठीक। तो सुग्गू का आंसर क्या है, सुग्गू ने ये बोला अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x से x काट देंगे, इसका फंक्शन का वैल्यू 1 आ जाएगा। बोले अच्छा। पुग्गू का विचार इससे थोड़ा सा अलग था। पुग्गू ने ये कहा कि नहीं सर, ये अगर 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पुग्गू का आंसर क्या आया, पुग्गू ने ये कहा भाई सब 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x का मान 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, मतलब 2 लोगों ने एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग बताए। ये कहता है 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव जो है वो 1 के बराबर हो गया अगर मैं दोनों के प्रश्नों के उत्तर को लेके देखूं, ठीक है। अच्छा,
अब दूसरे फंक्शन की बारी आई, इसका आंसर सुग्गू ने दिया, बोले सर x से x का काम खत्म कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर 2 मिल जाएगा, ये सुग्गू का आंसर है। पुग्गू ने कहा अरे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, अगर x अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव की तरफ तो ये बड़ा होगा 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव होगा। भाई 2 का गुणा अगर हम 0 पॉजिटिव में करते हैं तो वैल्यू जो होगी वो लगभग तो 0 होगी, लेकिन 0 पॉजिटिव से थोड़ी बड़ी होगी, है कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा बड़ा 0 पॉजिटिव कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है। ऐसे होगा, होगा या नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। तो तीसरे फंक्शन पर जब हम आए तो उसका जवाब सुग्गू क्या देता है, सुग्गू कहता है सर जी यहाँ पर फिर x से x हम काट देंगे। ये दोनों अलग अलग एग्जाम दे रहा है, इसने कहा सर हम x से x काट देंगे, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। पुग्गू ने कहा नहीं सर, अगर हम x अप्रोच कर रहे हैं 0 पॉजिटिव की तरफ तो ये थोड़ा सा 0 पॉजिटिव और बड़ा होगा, नीचे सिर्फ 0 पॉजिटिव होगा। बोले अच्छा। चौथे फंक्शन पर जब हम आए तो सुग्गू ने आंसर दिया कि सर x से x का काम खत्म, ये हमारे पास -4 दे रहा है। और पुग्गू क्या कहता है, पुग्गू ये कहता है कि सर नहीं, ये -4 जो है ना, ये -4 का मतलब ये 0 नेगेटिव हो जाएगा और बटे में नीचे क्या होगा 0 पॉजिटिव होगा। भाई अच्छा ऐसे भी समझना जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर हम -4 का गुणा x अप्रोच 0 में करते हैं तो क्या ये माइनस होगा, बोलोगे नहीं सर ये रहेगा तो माइनस में, लेकिन 0 पॉजिटिव रहेगा और नीचे क्या होगा सिर्फ 0 पॉजिटिव होगा। अब गणितज्ञ लोगों ने क्या देखा, मैथमेटिशियन लोगों ने ये देखा, अरे भाई साहब एक बार 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास 1 दिख रही है, एक बार 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू 2 दिख रही है, एक बार 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू 3 दिख रही है, एक बार -0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू -4 दिख रही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कर लेंगे हम, कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू हर जगह अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो बोले अच्छा इसमें कुछ खेल है। अब जब इसमें उन्होंने देखा कि खेल है, तब उन्होंने ये कहा कि भाई साहब यहां पर अगर हमको समझना ध्यान से, 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव की वैल्यू जो है हर बार अलग अलग मिल रही है, तो उन्होंने कहा भाई ये अलग खेल है। 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, मान लीजिए कोई एक नंबर 0 से थोड़ा बड़ा है, कोई एक नंबर 0 से और थोड़ा बड़ा है, तो अगर उन दोनों को काटेंगे तो लगभग तो 1 आएगा, लेकिन वो लगभग 2 भी आ सकता है क्या, लगभग 3 भी आ सकता है क्या। बोले सर ये दिक्कत है। तो ये जो एक अवधारणा थी, यहां से जन्म हुआ है लिमिट का। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू को जो कि अप्रॉक्स में होगी, कहां पर, उसके पड़ोसियों के अप्रॉक्स में, यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, लिमिट लगाने का यूज करते हैं, और इसलिए हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने क्या किया, इस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया कि लिमिट इस तरीके से निकाली जाएगी। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जैसे आप 1 का मल्टीप्लाई 0 पॉजिटिव में करेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा। भाई 0 पॉजिटिव का मतलब है एक बहुत छोटा सा नंबर जो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो। ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ये क्या होता है, ये अप्रॉक्स 0 होता है। तो भाई इसका आंसर तो 0 अप्रॉक्स 0 पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके अगर 2 का गुणा आप 0 पॉजिटिव में करेंगे तो भी 0 पॉजिटिव रहेगा, 3 का गुणा 0 पॉजिटिव में करेंगे तो भी 0 पॉजिटिव रहेगा, है। अगर ऐसे ही अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 0 नेगेटिव में करते हैं तो वो तो हमारे पास 0 नेगेटिव ही रहेगा ना। 2 का गुणा अगर 0 नेगेटिव में कर लिया मान लीजिए तो भी वो 0 नेगेटिव रहेगा, 3 का गुणा अगर हमने 0 नेगेटिव में कर दिया तो भी वो 0 नेगेटिव रहेगा। बात समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है 0 पॉजिटिव क्या है, 0 पॉजिटिव एक ऐसा नंबर है जो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ये है। अब अगर इसमें 1 का गुणा करोगे तो ये रहेगा तो यही ना भाई, ये तो यही रहेगा ना। और ये रहने का मतलब तो ये तो 0 से थोड़ा बड़ा ही नंबर आ रहा है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी ये सब चीज़ें आगे ज़रूरत आपको पड़ेंगी, सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना शब्द ब शब्द, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आगे ज़रूरत में मिलेंगी, ठीक। अच्छा, ये बात समझ में आई कि लिमिट का यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। लिमिट क्या होती है आपको पता चला, लिमिट का यूज़ हम क्यों करते हैं वो आगे पता चला। इसके आगे जो कुछ और मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पढ़कर बड़ी मजा आ जाएगी, और ऐसे आपने लिमिट कभी पढ़ी नहीं होगी। विश्वास करिए, आपने पेड बैचेस जो ले रखे होंगे ना, उसमें भी आपको लिमिट ऐसे नहीं पढ़ाई गई होगी, उसमें आपको पता है कैसे पढ़ाई गई होगी।
उसमें आपको बताया गया होगा कि एक कर्व है, एक कर्व का ग्राफ अगर इस पॉइंट पर ये है तो उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। अगर दोनों बराबर होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कहाँ नहीं करती, किस पॉइंट पर नहीं करती, इतना बताया गया होगा। फिर एल हॉस्पिटल रूल बताया गया होगा। लेकिन इस तरीके से बेसिक और उन फैक्ट पर जानकारी दी ही नहीं गई होगी उसमें भी। तो आप लोग y और n लिखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो y टाइप कर दीजिएगा। जितने भी लोग हो, अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, कमेंट से मुझे बताना जरूर कि आपको पढ़कर अच्छा क्या। अभी तो मुझे पता है कि शायद ना के बराबर ही कमेंट मिले, एक आध जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ किनारे। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज समझनी है, आपने देखा कि किसी एक वैल्यू पर अगर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है लिमिट की। मैं आपको एक एग्जांपल से और बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है 2x/x, ठीक। और मैंने बोला कि x = 0 पर इसकी लिमिट क्या होगी। मैंने पूछा क्या, मैंने कहा भाई x = 0 पर इसका लिमिट बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर x 0 है तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा ना। और गणित क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 कर दिया तो आपने पाप कर दिया। गणित में कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता है, अगर आपने किया तो आप गुनाह कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर अगर हम यहाँ पर x = 0 पर इस फंक्शन को देखें तो ये तो 0/0 है ना। और 0/0 तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फंक्शन हमें वैल्यू क्या दे रहा है, ये फंक्शन हमको वैल्यू क्या दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि fx = 2x/x जो है x = 0 पर इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने क्या किया कि x = 0 पर अगर ये डिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके पड़ोसी पर, इसके नेबरहुड पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा अब टारगेट क्या है, हमारा अब टारगेट ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू इसके नेबरहुड में निकाली जाए। तो यही बात यहां पे लिख रहा हूं। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ fx = फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, यानी कि fx। यहां पर अगर 2x/x दिया है तो इसको मान लेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ fx इन देयर नेबरहुड इज देयर नेबरहुड कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड में निकालने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग करना। क्या करना, लिमिटिंग करना। नेबरहुड व्हेन या वेयर, व्हेन x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0, जीरो की तरफ, x की तरफ जाने पर अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, भाई एग्जैक्ट x = 0 पर तो इस फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। तो मैं 0 की तरफ बढ़ता हूं, या 0 पॉजिटिव की तरफ बढ़ लो या 0 नेगेटिव की तरफ बढ़ लो, एक ही बात है। तो हम 0 के पड़ोस में अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जो ठीक पड़ोस में है, जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो सकती है, तो हम लगभग उसी वैल्यू को इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू हम कहां निकालने की कोशिश करते हैं, फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड में निकालने की कोशिश करते हैं, जब x 0 की तरफ क्या कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है। ये x 0 नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, x 0 पर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, हो ही नहीं रहा, नहीं वैल्यू नहीं निकल रही ना। तो 0 अप्रोच करते समय जो फंक्शन की वैल्यू हमको मिलेगी, हम लोग उसी को कहते हैं कि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, हाँ करेक्ट। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर हम इसी को ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट, LIM लिखते हैं। ठीक, या कभी कभी पूरा भी लिखा आ जाता है, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव या नेगेटिव, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे 2x/x। क्या लिखोगे, 2x/x। बात समझ में आई? तो ये होती है लिमिट, और इस तरीके से हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। लिमिट क्या होती है आपको पता चला, लिमिट क्यों निकालते हैं ये भी आपको पता चला ना, कि हम लोग लिमिट क्यों निकालते हैं। लिमिट निकालने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट नहीं की जा सकती, इस फंक्शन का मान नहीं निकाला जा सकता है, तो हम लोग उसके लगभग पड़ोसी में, चाहे राइट हैंड के पड़ोसी या राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पर, अगर हम उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डायरेक्ट उस फंक्शन की वैल्यू यही होगी। क्लियर है? अच्छा,
अच्छा, अब मैंने आपको जो पीछे का हिस्सा बताया था ना कि ये वाला हिस्सा, ये क्या है, तो अब जरा इस पर वापस आते हैं। जब हम लोगों ने ये देखा कि 0/0 नॉट डिफाइंड, 0/0 नॉट डिफाइंड, 0/0 नॉट डिफाइंड, -0 पॉजिटिव, +0 पॉजिटिव, ये अलग अलग वैल्यू मिल रही, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि भाई साहब अगर हमको, जैसे किसी ने पूछ दिया, बहुत ध्यान से समझना, जैसे किसी ने ये पूछा या ये कहा कि इसी फंक्शन के लिए लेते हैं कि x लिमिट, मैंने कहा एक फंक्शन है अपने पास x/x, और इस फंक्शन की वैल्यू या आपको बतानी है x बराबर 0 पर, तो आप क्या बोलोगे कि दिस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम रखेंगे तो ये 0/0 होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, मतलब कि अगर आपके पास वो वैल्यू सवालों में दिखती हैं तो आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, देख के ही, ठीक। तो ऐसे ही गणितज्ञ लोगों ने, मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसी 7 वैल्यू बताई हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड वैल्यू रखने पर अगर वो वैल्यू दिखती है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कहा जाता है ना, 7। और जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, where is the function not defined, where is the function not defined, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज या इनडिटरमिनेट वैल्यू, या इसी को अनडिटरमाइन वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनडिटरमाइन वैल्यू भी कहा जाता है कि हम वहां पर फंक्शन की वैल्यू अनडिटरमाइन है, नहीं निकाल सकते। अनडिटरमाइन वैल्यूज कहते हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं किया जा सकता, उन वैल्यूज को हम या तो इनडिटरमिनेट वैल्यूज कहते हैं या अनडिटरमाइन वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है, तो गणितज्ञ लोगों ने क्या बताया कि 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं, 7 such kind of quantities जो अगर आपको दिख जाती हैं तो वहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वेयर द फंक्शन इज, फंक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? फलन होता है, ठीक है। वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना इंग्लिश तो आना चाहिए, डाउट तो नहीं होना चाहिए है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोले दे रहा हूं ताकि आपको दोनों में ही कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, गणितज्ञ लोगों ने ऐसी कितनी क्वांटिटी बताई है? 7 क्वांटिटी बताई है। कौन कौन सी क्वांटिटी बताई है वो आप लिखो जरा फटाफट से, और सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक और शेयर करते रहो भाई सभी लोग, फटाक से सभी लोग सेशन को क्या करते रहो? लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अगर 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव लिखा हो, तो 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये भी 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है, कितना बड़ा है नहीं पता, और ये भी 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नहीं पता। जहां कहीं भी आपके पास दिमाग में ये आ जाए कि नहीं पता, वहां पर वो क्या हो जाती है? इनडिटरमिनेट क्वांटिटी हो जाती है। अगर आपके पास 0 बटे 0 लिखा हो या इसी का फॉर्मेट, ये अभी इसी का फॉर्मेट लिख रहे हैं, 0 नेगेटिव बटे में 0 पॉजिटिव कभी दिखाई दे, या फिर अगर मैं, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया है, कभी कदार मैं भी इसको भूल जाता हूँ, ठीक है। 0 नेगेटिव बटे 0 पॉजिटिव दिखाई दे, या 0 नेगेटिव बटे 0 नेगेटिव दिखाई दे, या इस फॉर्म में कोई भी चीज दिखाई दे, 0 बटे 0 की कोई भी फॉर्म दिखाई दे, अब ऐसे आप समझ लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो 0 बटे 0 की कोई भी फॉर्म अगर आपको दिखाई देती है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट क्वांटिटी होती है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। बात समझ में आई? 0 बटे 0 दिखाई दे, या इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट दिखाई दे, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्लस अनंत तक जा रही है, कहां तक नहीं पता, और उसी को अनडिफाइंड क्वांटिटी से यानी इनफाइनाइट से ही डिवीजन करना हो तो क्या आएगा? मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी ऐसे लिख दी कि ऐसे इतना क्वांटिटी लिख दिया,
और बटे में इसी को हमने इससे डिवाइड करना है। और अब ये टेंस टू इनफाइनाइट है, मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ ही अप्रोच कर रही है क्वांटिटी, तो इसका डिवीजन भी तो हमें लगभग वैसे ही मिलेगा। इतनी बड़ी क्वांटिटी का डिवीजन भी तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, अनडिटरमाइंड नहीं निकाला जा सकता है। अभी हमें अगर ये पता होता कि एग्जैक्ट वैल्यू इतनी लिखी है, नीचे एग्जैक्ट वैल्यू इतनी लिखी है, तो कितना भी बड़ा डिवीजन हो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इनफाइनाइट की तरफ ये टेंड हो रही है, ये भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रही है, तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना कि ये संख्या कहां तक और जाएगी, ये संख्या कहां तक और जाएगी। इसलिए क्या होता है, अनडिटरमाइन होती है, इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ पाए मेरी कि क्यों हम लोग इसको अनडिटरमाइंड क्वांटिटी कहते हैं, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी कहते हैं। तो पहली क्वांटिटी क्या थी आपके पास कि अगर आपको 0/0 दिखाई देता है तो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। अगर आपको इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट दिखाई देता है तो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। अगर आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दिखाई देता है तो भी ये अनडिटर्मिनेट क्वांटिटी ही होती है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होती है। अनडिटरमाइंड कहेंगे या इनडिटर्मिनेट कहेंगे, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक पूरा समुद्र है, उस पूरे समुद्र से आपने पूरा समुद्र निकाल लिया, तो बताइए कितनी बूंदें बची। तो हो सकता है 1 बूंद बची, हो सकता है 2 बूंद बची, हो सकता है 5, 6, 7, 8 कुछ बूंदें बची हो, तो ये तो बताना संभव नहीं है ना। तो ये भी क्या होती है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर कहीं आपके पास ये दिखा हो ना कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो आप इसको भूल से भी क्या नहीं कहेंगे, इसको भूल से भी ये नहीं कहेंगे कि इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है। अगर आपने ये बोल दिया तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी नहीं है, ये इनफाइनाइट प्लस है। इसको हम लोग इनफाइनाइट प्लस कहेंगे। भाई अनंत में अगर अनंत संख्या जोड़ रहे हैं तो अनंत ही आना है। ये अनडिफाइंड नहीं होगी, ये डिफाइंड है। क्या है कि ये अनंत ही आएगा। ये अनडिफाइंड है, ये इनडिटर्मिनेट है, अनडिटरमाइंड है। इसको पॉसिबल, इसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक चौथी क्वांटिटी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट में यानी अनंत में 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए कुछ भी है, कुछ एक नंबर दिया है, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पता चल जाएगा ना कि नहीं 0 है। अगर एक ऐसा नंबर है जिसको ये पता ही नहीं है कि उसका अंत कहाँ होना है, मान लीजिए हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन डैश डैश डैश, और इसका गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो भाई इसका गुणा तो 0 में 0 तभी देगा ना जब हमें ये एटलीस्ट ये पता हो कि ये नंबर कहाँ जाके रुक रहा है। हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि नंबर कहाँ तक जा रहा है, ये तो अनंत तक चलता चला जा रहा है। जब हमें कोई चीज श्योर नहीं होती है तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो इनडिटर्मिनेट है, निकाली नहीं जा सकती है। सेम रीजन से क्या होगा कि इनफाइनाइट कॉमा 0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होता है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। 4 क्वांटिटी हो गई। 5वीं की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, इनफाइनाइट की पावर अगर 0 है, अनंत की पावर अगर 0 है, इनफाइनाइट की पावर 0 है, तो भी ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होगी। क्योंकि इनफाइनाइट की पावर 0 होने का मतलब क्या है, नीचे वाली क्वांटिटी कहां तक जा रही है आपको पता ही नहीं है। कोई अगर हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू हो, मान लीजिए x की पावर 0 हो तो पता है 1 है, 1 है, 1 की पावर 0 है तो पता है 1 है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर लिखा है जिसको हमें यही नहीं पता है कि वो कहां तक लिखा जाएगा, तो उसकी पावर 0 लगी भी होगी तो कोई नहीं होगा। जब यही कंफर्म नहीं है कि ये नंबर कहां तक जाएगा, यही पता ही नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि अनडिटरमाइंड क्वांटिटी। जब पता ही नहीं कि नीचे वाली संख्या कहां तक लिखी जाएगी तो उसकी पावर 0 होने का भी कोई फर्क नहीं होगा, वो क्या होगी, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होगी। ठीक है। 5वें के बाद अगर हम 6वें की बात करते हैं तो 0 की पावर 0। देखो किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 लगा होता है तो वो 1 होता है। लेकिन जब 0 की पावर 0 आपको दिखाई देगा, किसकी पावर, 0 की पावर 0 दिखाई देगा, तो हमेशा ये अनडिटरमाइंड या इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी में ही फॉर्म होगा। किसमें फॉर्म होगा, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी में ही फॉर्म होगा। ठीक है, क्या हमारी ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आखिरी क्वांटिटी, तो 1 की पावर अगर इनफाइनाइट हो तो भी ये अनडिफाइंड ही होगा। कैसे होगा अनडिफाइंड, भाई 1 की पावर, मैंने क्या बोला, जहां पर आपको अनडिफाइंड समझ में आ जाए, मतलब जहां आपको ये श्योरिटी ना हो कि ये वैल्यू कहां रुकेगी, वहां हर जगह क्या होगा, वो वैल्यूज क्या बनेंगी, अनडिटरमाइंड। और ऐसी कुल मिला के 7 वैल्यूज बनती हैं।
सबसे पहली 0, 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। ये 7 क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जो क्या होती हैं, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी होती है। मतलब अगर आपको फंक्शन में ये लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तब उसमें लिमिट का यूज करते हैं। क्या हुई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हुई, इनफाइनाइट 0 हुई, फिर उसके बाद इनफाइनाइट की पावर 0 हो गई, 0 की पावर 0 हो गई और 1 की पावर इनफाइनाइट हो गई। ये 7 क्वांटिटी ऐसी हो गई जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि है इनडिटर्मिनेट वैल्यूज। क्या है, इनडिटर्मिनेट वैल्यूज हैं या अनडिटरमाइंड वैल्यूज हैं। अगर आपको ये किसी फंक्शन में दिखाई देती हैं तो आप हमेशा कहेंगे वो फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन ऐसा बनता दिख रहा है, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, ये देखो इन सब में बात कर लेते हैं, जैसे ऐसे बात की थी कि ये 0/0 है, तो 0/0 होने का मतलब क्या है, 0/0 होने का मतलब ये तो हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है ना, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी बन रही है। तो इस पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट होने के कारण फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, बात समझ रहे हैं, तो इसके लिमिट की जरूरत पड़ेगी। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? आ गई तो जरा कमेंट से बता दीजिएगा कि हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, हमें अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं फैक्ट के तौर पर, जो कि क्या होते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं और इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में परेशान रहता है। इसीलिए उन फैक्ट वाले पॉइंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें और उसमें आप फर्क देख सको और पेपर में गलतियां ना होने पाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास लिखा हो पॉजिटिव में कोई इनफाइनाइट वैल्यू लिखी हो, मान लीजिए पॉजिटिव इनफाइनाइट लिखा और उसको आपको इनफाइनाइट से ही डिवीजन करना हो, तो ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, यहां पर लिखा हो कोई ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव में फाइनाइट वैल्यू हो, नियत हो, मतलब हो सकती है, या ऐसे बोल सकते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दी गई हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दी गई हो और कांस्टेंट वैल्यू को आपको क्या करना हो, इनफाइनाइट से डिवीजन करना हो। अगर कांस्टेंट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवीजन करना है तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर कांस्टेंट वैल्यू को अगर इनफाइनाइट से डिवीजन करना है तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कांस्टेंट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवीजन करना है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 1 और इसको एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो कि इनफाइनाइट तक जा रही हो, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ी संख्या से डिवीजन करना है। तो अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है जिसे बहुत बड़ी संख्या से डिवीजन करना है, तो अगर आप 1 को इससे डिवीजन करोगे तो जो आंसर होगा 0 के बहुत करीब होगा ना। 0 के बहुत करीब होने का कुछ मतलब नहीं होता है कि वो 0 के बहुत करीब है। तो मैं आपको बताना अल्टीमेटली ये चाह रहा हूं कि अगर किसी पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू को, अब इस चीज को आप नोट करिएगा कि पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू को अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 के करीब रहेगा, बहुत 0 के करीब रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है, दूसरा, इसी तरीके से अगर नेगेटिव फाइनाइट वैल्यू को, कोई ऐसा कांस्टेंट जो कि नेगेटिव हो, उसको अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0 नेगेटिव आएगा, मतलब वैल्यू तो 0 के करीब होगी लेकिन नेगेटिव में होगी। वैल्यू किसके करीब होगी, 0 के करीब होगी लेकिन नेगेटिव होगी, बात समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, इसको ध्यान से सुनना, बड़ा समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कांस्टेंट है 1, 1 को अगर आपने इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया तो 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, मैंने अभी आपको करके बताया कि 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करना है तो ये 0 मिलेगा आपको। ये 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव नहीं होगा, ये आप एग्जैक्ट 0 लिखोगे कि अगर आपने किसी कांस्टेंट को 1 को मान लीजिए 2 को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया या 3 को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया तो जो आपका आंसर होगा वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसको हम लोग, आता ये लगभग में ही 0 है, आता ये लगभग में ही 0 है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि एग्जैक्ट 0 के बराबर है। बोलो ठीक है, एग्जैक्ट 0 के बराबर है, या आप इसको 0 पॉजिटिव भी कह सकते हो। अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो 0 पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना जिसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है और बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। एक फैक्ट होता है कि 0/इनफाइनाइट क्या होता है, तो आप गणित में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, कि 0 से अगर किसी भी संख्या में डिवीजन किया जाता है, 0 को अगर मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करता हूं
जीरो को अगर मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करता हूं, चाहे वो भले ही इनफाइनाइट क्यों ना हो, वो हमेशा जीरो ही रहती है। जीरो को आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करें, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आप किसी वेरिएबल से डिवाइड करें, चाहे आप भले ही इनफाइनाइट से डिवाइड करें, ये हमेशा किसके बराबर रहेगा? जीरो के बराबर रहेगा। और ये जीरो एग्जैक्ट जीरो होगा। क्या होगा? ये जीरो एग्जैक्ट जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कुछ फैक्ट ऐसे थे जिसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो पॉइंट है जिसमें आपको 100% कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसके साथ लिखे हैं, ठीक, कि यहां पर वैल्यू क्या मिलती है और ये जो हमारे पास अनडिटरमाइंड वैल्यू थी वो क्या फॉर्म क्या बनाती है। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। हाउ डू वी इवेल्युएट लिमिट, हम लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह हिस्सा समझ में आ गया? ये हिस्सा समझ में आ गया? पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं। इस चीज को समझना है, क्या कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं। चलिए बात करते हैं। हाउ टू इवेल्युएट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, लिमिट, हम लिमिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड पे लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग RHL कहते हैं। क्या कहते हैं? RHL, RHL कहते हैं। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a, और ये लिखा हुआ है fx के बराबर। क्या लिखा हुआ है? fx के बराबर, और इसका लिमिट हमको निकालना है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पॉइंट के, यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फंक्शन में? इसकी जगह आ जाएगा f(x) की जगह क्या आ जाएगा? a प्लस h आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? a प्लस h आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? a प्लस h आ जाएगा। ठीक, x अप्रोच टू a पॉजिटिव कर सकते हो तो हमारे पास a प्लस आ जाएगा। इसी तरीके अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट, पूरा भी लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ये भी समझिए। अगर हमारे पास ये लिखा है एक फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये fx लिखा है। क्या लिखा है? fx, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? ये इसको a बोल देता हूं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की, जो कि x बराबर a की तरफ अप्रोच कर रहा है। x a नहीं है, x बराबर a नहीं है, x a की तरफ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, पड़ोसी के पास जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, और यहां पर जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या बन जाएगा? फंक्शन हमारे पास बन जाएगा a माइनस h। क्या बन जाएगा? a माइनस h। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से, और ये हो गई भाई साहब इसकी राइट हैंड लिमिट। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझिएगा कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, व्हेन द लिमिट इज एग्जिस्टेड, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमेशा याद रखना जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट, जो राइट हैंड लिमिट होती है ये हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक फंक्शन है fx बराबर, मान लीजिए हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और एक आगे लिख देता हूँ 4, और मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2 पर इसका लिमिट बताना है। मैंने क्या बोला? x इज इक्वल टू 2 पर इसका लिमिट बताना है। तो इसकी लिमिट अगर निकालोगे तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा भाई लेफ्ट हैंड साइड भी, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और राइट हैंड लिमिट भी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 2 प्लस h हो जाएगी। फंक्शन h से 0 की तरफ टेंड करने लगेगा, यानी x बराबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? बोलो हाँ।
और x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा 2 माइनस एच हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एच, और फंक्शन फिर भी 0 की तरफ, h बराबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। देखो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी LHL निकालता हूं तो LHL निकालने के लिए क्या होगा, LHL निकालने के लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जो हिस्सा था ये 2 माइनस एच हो जाएगा, यानी x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एच। तो अब ये फंक्शन हमारे पास क्या बचेगा 3 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर यहां हो जाएगा 2 माइनस एच और ये प्लस का 4 होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, गौर से समझना, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि फंक्शन जो है लिमिट जो होगी वो तो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन x की जो वैल्यू होगी 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करने के कारण क्या होगी 2 प्लस एच हो, ये क्या बनेगा ब्रैकेट में 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच और प्लस में 4। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, पक्का ना। अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि h बराबर जो है ना वो 0 पुट कर देना है दोनों तरफ, क्योंकि ये x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। 0 पुट करोगे यहाँ पर क्या मिलेगा देखो जरा, 3, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, माइनस 2 गुणे 2 मिलेगा और प्लस में 4 मिलेगा। अपने पास बनेगा क्या, इधर से -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर अपने पास आया 12, क्या आया 12, इधर पे क्या बनेगा 3 इंटू 2 का पावर 4 यानी कि 4, और ये बनेगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी बनेगा 12। तो जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर होंगी। कब, जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक फंक्शन, और इस फंक्शन का 0x बराबर 2 पर हमने लिमिट निकाली, इस फंक्शन का मान x इज इक्वल टू 2 पर पॉसिबल है, इस फंक्शन का मान x इज इक्वल टू 2 पर पॉसिबल है। अगर इसका मान x इज इक्वल टू 2 पर पॉसिबल है ना, तभी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो सकती है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसका भी एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे लिखिए, हेडिंग डालिए, व्हेन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो क्या होता है। व्हेन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो क्या करेंगे, समझना ध्यान से। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या काम होता है। हमारे पास एक फंक्शन हमने लिख लिया 1/fx, और 1/fx में हमने बोला कि fx इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हमारे पास जैसे ही हमें पता कि fx इज इक्वल टू 0 है तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी 1/0, और 1/0 की फॉर्म का मतलब हो गया ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। क्या बन गई बच्चा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। और जैसे ही आपको ये पता चला कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई तो आप बोलोगे कि इस फंक्शन की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉसिबल नहीं हो रही है, x बराबर 0 पर पॉसिबल नहीं हो रही, तो आप बोलोगे इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, समझना ध्यान से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्या लिखा, एक क्वेश्चन लिखा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, जरा 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लाता हूं, इसीलिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा कि fx बराबर मान लीजिए 1 में x माइनस 3, और दूसरा लिख दिया है x प्लस 4, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, x बराबर 3 और ये 4 लिख दिया, ये फंक्शन लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आप बोलोगे पहले तो ये बताइए किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर कभी कोई ये बोलते हैं कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो 0/0 है, तो इस फंक्शन का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे, कभी भी कोई पूछे बोल देना सब निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप मुझे इसका सोर्स नहीं बताओगे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन किसी ने बोल दिया 0/0 है, बोला इसका मान बता दो, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसका मान निकाला ही नहीं जा सकता है। हाँ, मान मैं बता सकता हूं, कब बता सकता हूं, जब आप मुझे इसका सोर्स बताएंगे कि इसका सोर्स क्या है, इसके ये जो आया है ना, इसके आने का सोर्स क्या है, तब तो आप इसका मान निकाल पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं सभी लोग, ईमानदारी से बताना, तो ईमानदारी से बताइए, ठीक।
जैसे आपको बता दिया कि एक ये फंक्शन आपके पास दिया है और ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको ये खुद ही बोल दिया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और आपसे ये पूछा बताइए भाई साहब किस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप क्या बोलोगे? ये तभी संभव हो सकता है जब ये 1/0 का फॉर्म बना दे। भाई ऊपर तो 1 है ही ना, नीचे 0 बनाएगा तभी संभव होगा, इसकी लिमिट 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनडिफाइंड इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो आप क्या बोलोगे तब कि x-3 और x+4 जो है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से x का मान निकलेगा 3 और एक x का मान निकलेगा -4। यानी अगर मैं देखूंगा तो x बराबर 3 पे भी इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि वो 1/0 यानी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी। और मैंने बोला कि अगर x = -4 भी रखेंगे ना इसमें, तो भी ये फंक्शन 1/0 यानी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगा। इसके अलावा x की अगर कोई भी वैल्यू डाली जाएगी, इन दोनों के अलावा अगर x की कोई भी वैल्यू डालोगे इसमें, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और उसकी लिमिट भी निकलेगी। फिर कोई भी वैल्यू किसी भी और पॉइंट पर, किसी भी अन्य पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकाला जा सकता है, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों पर ये क्या बनेगी, ये फॉर्म बन जाएगी अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आपसे वैल्यू पूछ रहा है उसमें देख लो कि वो जो पॉइंट पूछ रहा है क्या वो अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं बना रही है। अगर बना रही है तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, और अगर नहीं बना रही तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों बराबर आएंगे लगभग। मेरी बात समझ पाए कि लिमिट निकाली कैसे जाती है? अब आपको ये समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से बताओ। आ गया ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे से लिमिट के अगले पार्ट में, और कुछ और बढ़िया चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी, पढ़कर क्या मजा आया, तो कमेंट सभी लोग यार जरूर किया करो। लाइव क्लास में तो ना के बराबर कमेंट रहते हैं, जितने भी लोग बाद में देखा करो वो कमेंट जरूर किया करो। इतना बेसिक से इतना डिटेल के साथ शायद ही आपको यूट्यूब या पेड में कोई पढ़ाता हो। ठीक है, तो बड़ा दुख होता है जब आप लोग ऐसा नहीं करते, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।